हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। देखो, ये वैसे 10 मिनट की सीरीज़ है जिसमें मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो भी कंप्लीट रिवीजन हो सकता था, सारे नोट्स जो कंसोलिडेट करे जा सकते थे, जिसमें मैंने मोनिका मैम की क्लासेस, हिमांशी मैम की क्लासेस के जो कोर्स के नोट्स हैं उनको एक ही जगह कंसोलिडेट कर दिया है। साथ ही साथ देखो, जो ये ब्लू पेन से आप देख रहे हो, जेल पेन से, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में वेरिएशन आए डेवलपमेंट और ग्रोथ वाले क्वेश्चंस में, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पढ़ी वो भी मैंने इसी नोट्स में कवर कर दी है। अगर आपको इसकी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की वीडियो है जो मैं इस वीडियो के बाद में पोस्ट कर दूंगी। फिलहाल मैं इसको शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आपने पहले से क्लासेस ली हुई हैं, पढ़ाई करी हुई है, तो आपको ये 10 मिनट वीडियो देखने की ज़रूरत है। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है पहले अभी तक, तो आप इसके बाद जो वीडियो आने वाली है 40 मिनट्स की वीडियो है जो सेम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे नोट्स में मैंने डिटेल्ड रिवाइज कराया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने आपको जो नोट्स में लिखा हुआ है वो लिखा है, जो ये अंडरलाइन करे हुए हैं इन पर क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। ठीक है, कि फिजिकल चेंजेस क्वांटिटेटिव यूनिट होते हैं ग्रोथ, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कंस्ट्रक्टिव नेचर का होता है और एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है। वहीं डेवलपमेंट जो एक होलिस्टिक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों नेचर का होता है, क्योंकि इसमें क्वालिटेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ कॉग्निटिव डोमेन, सोशल, इमोशनल और मॉरल डोमेन भी आ गया है, PCSEM, और इसमें एल भी जोड़ सकते हो, लैंग्वेज डोमेन भी आ जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट एक होलिस्टिक प्रोसेस है जिसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ये ऑब्जर्वेबल है लेकिन मेजरेबल बिल्कुल नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि ये कंसेप्शन से शुरू होता है और डेथ पे जाके ख़त्म होता है। ये लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं है, क्योंकि कंसेप्शन से शुरू होता है लेकिन मेच्योरिटी पर जाकर एक टाइम पर फिजिकल ग्रोथ रुक जाएगी। अब फिजिकल ग्रोथ मेजर करी जा सकती है, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव यूनिट बोल रहे हैं। ठीक है, अब डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है, ये लीनियर प्रोसेस नहीं होता है ग्रोथ की तरह, क्योंकि ये एक स्पाइरल प्रोसेस है। स्पाइरल क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, बहुत लोग स्पाइरल को लेकर कंफ्यूज होते हैं। स्पाइरल मतलब देखिए, आपने कोई एक सर्टेन स्किल सीखा, फॉर एग्जाम्पल आपने सोशल स्किल सीखा जिसमें आप कम्युनिकेशन करना सीख रहे थे, तो आप पहले बेसिक कम्युनिकेशन सीखते हैं। जब आप बाकी जगह सोशलाइज करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, आपको मॉरल डेवलपमेंट होता है, तो आप वही अपने सोशल स्किल्स को दोबारा से नीचे से इम्प्रूव करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करते हैं, और फिर आगे फिर से इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आगे एडवांसमेंट कर लेते हैं। तो ये जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, इसी को हम स्पाइरल फॉर्म होता चला जाता है, और इसी को हम स्पाइरल नेचर बताते हैं। मतलब बेसिकली मैं क्या कह रही थी कि देखिए, जब आप एक स्किल को सीखने के लिए आपने बेसिक सीखा हुआ था, लेकिन आप वापस से उसमें और डोमेन की जो नॉलेज है दोबारा लाकर दोबारा से सीखते हैं और उसमें एडवांसमेंट्स करते हैं इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने के बाद में, इसको हम रिपीटेटिवली करने की वजह से स्पाइरल फॉर्मेशन कह देते हैं। यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी हुई है ABCD, वीडियो को पॉज करो और इसे रीड कर लेना। ठीक है, और ये एक इरिवर्सिबल प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स होते हैं, प्रोग्रेसिव सीरीज होती है डेवलपमेंट में, और ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों होता है। कंस्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि नेगेटिव चेंजेस भी देखते हैं। क्योंकि जो भी हमने पुरानी चीज़ें सीखी होंगी जो यूज़ की नहीं है, हम उन्हें चेंज करेंगे। कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन को एडवांसमेंट लाने के लिए नई इन्फॉर्मेशन जब ऐड करेंगे तो पुरानी को डिस्कार्ड करते जाते हैं जो यूजेबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव भी बोल रहे हैं। अगर फिजिकल एस्पेक्ट्स में बोलें कि डिस्ट्रक्टिव कैसे है, तो जैसे जब हमारा जो बॉडी, जब मेटाबॉलिक रेट चेंज हो जाता है ओल्ड एज में जाकर, तो हम उसे डिस्ट्रक्टिव कहने लगते हैं, क्योंकि हमारी जो बोन डेंसिटी है वो रिड्यूस हो रही है। हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम था हमारी बॉडी में, एक स्प्लीन करके एक ऑर्गन होता है, वो भी टाइम के साथ में डिसअपियर हो जाता है जब हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं। अब देखो यहाँ समझो, ये जो ये ब्लू पेन से लिखा हुआ है ना मैंने, जेल से, ये इन्फॉर्मेशन वो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आई थी। यहाँ वो कह रहा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे से इन्फ्लुएंस भले ही होती है, लेकिन ग्रोथ भले ही डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, इन्फ्लुएंस होगी, लेकिन डेवलपमेंट इतना इन्फ्लुएंस फिजिकल ग्रोथ से नहीं होता है। दूसरी चीज़, जेबी वॉटसन ने कहा है कि बर्थ के टाइम पर 3 ऐसे इमोशंस हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं और एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फियर, एंगर और लव। दूसरी चीज़, यहाँ पर क्वेश्चंस में जब भी शॉर्ट टर्म चेंजेस आ रहे हैं ना, वो उसको डेवलपमेंट में काउंट नहीं करता है, जैसे इलनेस, टायर्डनेस, इन सबको ना, वो शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं ये, तो इनको वो काउंट नहीं करेगा कि फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं या कुछ और तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो मतलब और तरह के चेंजेस हो रहे हैं तो हम उनको डेवलपमेंट में काउंट करेंगे। हालांकि जो मेटाबॉलिक चेंजेस हैं, भले ही वो डिटोरिएटिव चेंजेस हैं, मतलब स्लो डाउन हो गया,
या फिर हमारे बॉडी डेवलप कम हो रही है, फिजिकली डेवलपमेंट कम हो गया, जब ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है ये तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई भले ही बॉडी डिस्कार्ड करने लगी अपने आप को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम हो गए हैं, लेकिन हम उसको एक नेचुरल चीज़ हो रही है, ये सडन चीज़ नहीं है, तो हम इसको काउंट करते हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, ये पार्ट ऑफ ओल्ड एज चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट करते हैं कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है, नॉन कंटिन्यूस भी हो सकता है। इस पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि वो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट को बेस मान रहे हैं। बल्कि पियाजे और कोलबर्ग कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो एक नॉन कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव चेंजेस को बेस बना रहे हैं। वो कहते हैं कि अलग-अलग एज में जो हमारा फिज़िकल चेंजेस हैं या क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, फिज़िकल ग्रोथ है, वो अलग-अलग रेट पे ग्रो करती है। 2 से 6 साल की उम्र में या 0 से लेके 6 साल की उम्र में, बर्थ से लेके 6 साल की उम्र में ग्रोथ तो बहुत जल्दी-जल्दी होती है फिज़िकल ग्रोथ। बाद में धीरे-धीरे ये जो रेट है इसका फिज़िकल ग्रोथ का वो कम होता चला जाता है। तो पियाजे कहते हैं, सब कोलबर्ग कहते हैं कि एक नॉन कंटीन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा, कुछ टर्म्स हैं जैसे प्लास्टिसिटी और न्यूरोप्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी कहते हैं एक एबिलिटी अडेप्ट करने की किसी सर्टेन स्टेज पर, और न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरॉन से रिलेटेड, ब्रेन की ऐसी एबिलिटी जो अडेप्ट करे, वो चेंजेस करे जब भी उसकी नीड हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी दो टाइप की हो सकती है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। जब स्ट्रक्चरल यानी कि एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज की वजह से फिजिकल चेंजेस आ जाएं ब्रेन के स्ट्रक्चर में, उसको हम स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब फंक्शनल चेंजेस आए ब्रेन में, उसको हम फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। कैसे? जैसे मेडिटेशन करने की वजह से जो डैमेज्ड एरिया होगा, उसका जो फंक्शन होगा वो अनडैमेज्ड एरिया परफॉर्म करना शुरू कर देता है। मतलब अनडैमेज्ड एरिया अपना फंक्शन तो कर ही रहा है, जो डैमेज्ड एरिया का फंक्शन था वो भी परफॉर्म करने लगा है। अब देखो, जो ये पूरा पेज था ना, हो सकता है आपको इसकी राइटिंग समझ ना आए, या आपको लगे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ है, तो इसकी कंसोलिडेटेड शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हो। जहाँ जो भी कीवर्ड्स मैंने यहाँ यूज़ करे हैं वो सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और जिन पर क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं वो उनको मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है। तो जब आप पढ़ रहे होगे ना, आपको बिल्कुल क्विक रिवीजन करना है, तो आप ये वाले पॉइंट्स को रीड करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर आपको पता हो तो प्रिंसिपल 11 टाइप के होते हैं, ये वो टाइप्स हैं, और इनमें से जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिंसिपल पर, वो आता है डायरेक्शन के ऊपर। अब वो डायरेक्शन समझाने के लिए मैं उसको यहाँ पे मैग्नीफाई कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको बाकी के प्रिंसिपल समझने हैं तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि डेवलपमेंट इंक्लूड सीक्वेंशियल पैटर्न इन टू डायरेक्शंस। मतलब डेवलपमेंट दो सीक्वेंशियल पैटर्न यूज करता है, दो डायरेक्शन में करता है। पहला क्या है, सिफेलोकॉर्डल, दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अच्छा, साइंटिफिक लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, सिफेलो का मतलब होता है हेड और कॉर्डल का मतलब होता है टेल। मतलब हेड की तरफ से टेल की तरफ को जो डेवलपमेंट होगा उसको हम सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन में डेवलपमेंट कहते हैं। ये डायरेक्शन के थ्रू बताया जा रहा है ना प्रिंसिपल, तो इसको हम इसीलिए डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन कह रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए क्या देख रहे हो आप, 3 से 4 महीने का बच्चा अपना सर कंट्रोल करना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे क्रॉल करना शुरू करता है, और फिर बाद में वो भागना शुरू कर देता है, मतलब वॉक करना शुरू कर देता है। तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, हेड से टो की तरफ, हेड से टेल की तरफ। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट कौन सा है, दूसरे टाइप का डेवलपमेंट, जहां पर पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो रहा है और उसके बाद में फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रॉस मोटर मतलब हमारी बड़ी मसल्स जो हैं वो पहले होल्ड करना और अपना फंक्शन करना सीख रही हैं, और उसके बाद जो छोटी मसल्स हैं, पतली मसल्स हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना सीख रही हैं। बहुत जनरल पहले फंक्शन हम सीख जाते हैं और फिर स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब एक बच्चे को आप बॉटल पकड़ाओगे तो वो पानी की या दूध की बॉटल पकड़ते हुए या पानी का ग्लास पकड़ते हुए अपने पूरे हाथों का इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे वो रिस्ट मूवमेंट शो करने लगता है, फिर वो फिंगर की मूवमेंट शुरू करता है, और आजकल अब बच्चे को देखो तो फ़ोन चला रहे होते हैं, वो फिंगर टिप्स पे आ चुके हैं, वो तो वो ज़्यादा ही एडवांस हो चुके हैं। अच्छा, इस पेरिफेरल जो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है, इसको बोलते हैं कि ये सेंटर से पेरिफेरी की तरफ भी होता है। देखो, यहाँ सेंटर से पेरिफेरी की तरफ हो रहा है, पहले आर्म्स हो रही हैं, फिर हैंड्स हो रही हैं, फिर फिंगर्स और फिंगर टिप्स, ऐसे ही लेग्स में भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हैं ये डोमेन्स। अब देखो,
ये चीज़ डोमेन्स मैंने यहाँ पूरा कंप्लीटली डिफाइन करे हुए हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पियाजे ने जो कहा हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस स्टेज मॉरल डोमेन के बारे में, ऐसे ही कोलबर्ग ने 6 स्टेजेस बताई हैं मॉरल डोमेन के बारे में। तो जो पढ़ना है ना, यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ लो, वरना यहाँ से भी कीवर्ड्स को याद कर सकते हो। देखो अब यहाँ बता देती हूँ फिलहाल पहले। फिजिकल डोमेन में हम फिजिकल ग्रोथ और वेलबींग के बारे में पढ़ते हैं। मोरल डोमेन में हम फाइन मोटर और ग्रोस मोटर स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं, जहां हम बॉडी मूवमेंट्स और कोऑर्डिनेशन को समझते हैं। कॉग्निशन डोमेन में हम जीन पियाजे और ब्रूनर वाइगोत्स्की ने जो कॉग्निशन के बारे में, हमारे ब्रेन मेंटल प्रोसेस के बारे में जो बात करी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के बारे में बात करी है, हम उसको समझते हैं। मॉरल डोमेन में हम समझेंगे कि जीन पियाजे ने हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस स्टेज कौन सी बताई थी, जहाँ पर हम एथिकल डिसीजन मेकिंग कैसे सीखते हैं। कोलबर्ग ने कौन सी 3 लेवल या 6 स्टेजेस बताई हैं, हम वो समझेंगे। सोशल डोमेन क्या है, हम सोशलाइजेशन कैसे करते हैं, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये किस तरह से हम बात करें, ये आगे वाली क्लास जो आएगी ना सोशलाइजेशन की, वहाँ हम समझेंगे। जहाँ हम समझते हैं सोशल रिलेशनशिप और नॉर्म्स को कैसे बच्चा एक अक्वायर करता है। इमोशनल डोमेन में हम समझते हैं कि बच्चा दूसरे के इमोशंस कैसे समझने लगा है और अपने इमोशंस को कैसे कैसे समझना शुरू करता है, यानी कि इंटरपर्सनल दूसरे के पर्सन, डिफरेंट पर्सन लिखा हुआ है मैंने यहाँ, और इंट्रापर्सनल यानी कि सेम पर्सन अपने बारे में। तो वो अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करता है, फीलिंग को रिकग्नाइज करता है, उन्हें समझता है, दूसरे की इन्फॉर्मेशंस इमोशंस को भी समझता है। लैंग्वेज डोमेन हम समझते हैं कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वहाँ पर हम समझते हैं लैड, ये चॉम्स्की ने दिया था, ठीक है। अब देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पर ना ढंग से कीवर्ड्स लिख दें, वीडियो को पॉज करो और समझने की अगर कोशिश करनी है तो आप मतलब रीड करना है तो कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लो एक बार मैं रोक देती हूँ वीडियो को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या है कि यहाँ पर आप 4 स्टेजेस हैं वैसे तो, प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अडल्टहुड, मिडिल एज और ओल्ड एज। ये वैसे तो 6 स्टेजेस हैं, मगर हम जो समझेंगे रॉस के अकॉर्डिंग समझेंगे, जिन्होंने मेनली 4 स्टेजेस के बारे में बात की है। 6 नहीं है, ये 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मेनली 4 स्टेजेस जो हैं, उनके फीचर्स जो हैं, उनको समझेंगे, क्योंकि रॉस ने मेनली इनके बारे में ही हमें बताया है। तो क्या बताया है कि प्रीनेटल स्टेज, देखो इनके जो ईयर्स है ना, प्लीज़ वो याद रखना, क्योंकि जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो जब एज के ऊपर पूछा जा रहा है यार, वो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो याद होनी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बीच में जो प्यूबर्टी स्टेज होती है, इसी की वजह से एक ट्रांजिशन स्टेज शुरू होती है। एडोलसेंस को एक ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं, जो चाइल्डहुड से अडल्टहुड के तरफ को जाती है। चलो अब शुरू करते हैं। 4 स्टेजेस बताई रॉस ने। पहली बताई प्रीनेटल, दूसरी बताई इन्फेंसी, तीसरी बताई चाइल्डहुड और चौथी बताई एडोलसेंस। सबसे पहले हम इन्फेंसी को, ओ सॉरी, प्रीनेटल को समझेंगे। प्रीनेटल क्या है, बर्थ से पहले का टाइम है, ठीक है। इसमें हम समझते हैं कि दो जो जर्म सेल्स हैं वो फर्टिलाइज करे, उन्होंने जाइगोट बनाया। अब जाइगोट क्या करेगा, फर्टिलाइज, मेल से क्या है, ये स्पर्म आता है, फीमेल से ओवम आता है, दोनों ये जो सेल्स हैं ये फर्टिलाइज कर जाते हैं और एक जाइगोट फॉर्म हो जाता है। जाइगोट एक छोटा सा सीड है। अब जाइगोट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहा है, क्योंकि एक स्पेशल टिश्यूज बना रहा है, स्पेशल सेल्स बना रहा है जो स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। इसी से तो बनता है। अब जब स्पेशल टिश्यूज बनेंगे तो स्पेशल टिश्यूज से ऑर्गन बन जाएगा, जैसे लंग्स, किडनी, हार्ट, और वो सब स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। और जब ये साथ में फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, और वही ऑर्गन सिस्टम एक पूरा ह्यूमन बॉडी है जो साथ में काम कर रही है, साथ में फंक्शन कर रही है। अब हम समझें स्टेजेस को, तो जब 0 से 2 महीने की स्टेज ही होती है, मतलब सीडलिंग कॉपुलेशन के बाद में 2 महीने का टाइम होगा तो उसे सीड स्टेज कहते हैं। 2 से 9 महीने की स्टेज को प्रेगनेंसी स्टेज कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आए भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो आया है क्वेश्चन वो आया है, 280 दिन की प्रेगनेंसी होती है, 40 वीक की होती है और 9 महीने 10 दिन की भी होती है, मतलब बोल रहे हैं इसको, ठीक है। हम ये टाइम पीरियड को समझ रहे हैं प्रेगनेंसी स्टेज का। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो मैंने ये रेड पेन से मार्क करा हुआ है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है।
तो इन्फेंसी स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। क्यों कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज? देखो यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे कहते हैं कि एक बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू, अपने फिजिकल सेंसेस के थ्रू चीज़ों को इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा सीखता है। इसीलिए हम इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। वैलेंटाइन कहते हैं कि ये बिल्कुल आइडियल पीरियड है कि बच्चा यहाँ पर सबसे ज़्यादा लर्न करेगा। यहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा सीख सकता है। कौन सी स्टेज है इन्फेंसी स्टेज? देखो यहाँ लिखा था 2 से 6 साल की उम्र में, तो ये वो इस इन्फेंसी स्टेज है। ओके, 2 से प्रीनेटल में मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, 0 से 2 साल की उम्र बताई हुई है, ठीक है? ओह सॉरी, ओह! मैंने यहाँ गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ सही लिख दिया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने यहाँ पे जो ये एजेस लिखी हैं, ये गलत लिखी हुई हैं, ये वाला आप प्लीज़ रेफ़र करना कि प्रीनेटल स्टेज कंसेप्शन से बर्थ की तरफ और इन्फेंसी क्या है 0 से 2 इयर्स के पास में, जहाँ पर हम जिसको सेंसरी मोटर स्टेज करते हैं, जो अभी हम समझ रहे हैं। चाइल्डहुड क्या है 2 से 12 साल की उम्र में, पहले अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 और फिर लेटर चाइल्डहुड होता है 6 से 12। ये मैंने गलत इसलिए कर दिया, ये 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड लिख रही होंगी मैं शायद। आई एम सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होगा, रैपिड डेवलपमेंट होगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्फेंसी को सेंसरी मोटर स्टेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू यहाँ पर सीख रहा है। अच्छा, ये जो है ना, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला पोर्शन जो है, ये इसलिए यहाँ पे इंक्लूड करा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है। सबसे पहले बच्चा 3 से 4 महीने की उम्र में वूइंग स्टेज पे है, मतलब आवाज़ जो निकाल रहा है वो वोवल साउंड्स निकाल रहा है, ई आ ऊ ऐसे वाली साउंड्स। फिर बैबलिंग स्टेज पे है, वहाँ पर वो कॉन्स्टेंट्स कॉन्स कंसोनेंट साउंड्स निकाल रहा है, जैसे क ब ऐसे करके, ठीक है। फिर है टेलोग्राफिक स्टेज, जहाँ पे 7 से 9 महीने की उम्र है, ये बच्चा 2-2 वो शब्द बोलना शुरू कर चुका है। बोल रहा है मम्मी भूख, है ना, पानी पानी मम ऐसे करके वर्ड्स बोल रहा है, ठीक है। और फिर आती है हॉलो फ्रेजिक स्टेज, जहाँ पर बच्चा 1 साल का हो गया और वो वर्ड्स को सेंटेंस में फॉर्म करना सीख गया है। अच्छा, बच्चा जो होता है ना छोटी उम्र में, ये इलॉजिकल थिंकिंग रखता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन शुरू करता है। जो भी आपसे सीख रहा है, आपको देख रहा है, वही बोल रहा है, वही सेंसरी लर्निंग के थ्रू बातचीत करने की कोशिश करता है, इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है। बच्चा इस उम्र में ना बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है, मतलब इसे पता नहीं है मॉरली या फिर सोशल नॉलेज नहीं है। तो क्या करेगा, उसको बस भूख लग रही है तो उसे तुरंत भूख लग रही है तो वो ज़िद कर रहा है कि खाना दो, भूख लग रही है, रोना शुरू कर देता है। तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टैंडर्ड है, इसे पता नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना है, कैसे क्या करना है। अब आते हैं चाइल्डहुड स्टेज, तो थर्ड स्टेज है जिसमें 2 स्टेजेस हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अच्छा, आपको अगर ये जो मैंने इतना सारा लिख दिया है ये समझ ना आए तो इसके लिए मैंने इधर नोट्स बनाए हुए हैं साइड में। तो पहले इधर देख लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एक प्री ऑपरेशनल स्टेज है और लेटर चाइल्डहुड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा क्वेश्चन करता है, क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है बच्चे के अंदर। अच्छा, ये सबसे लैंग्वेज सेंसिटिव पीरियड है, ठीक है? ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा इस एज में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और बहुत अच्छे से लैंग्वेज को एक्वायर करेगा, अपनी बेसिक हैबिट्स को यहाँ पे फॉर्म करता है। ये लेटर चाइल्डहुड क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब बच्चा ऑलरेडी जो हैबिट्स है ना वो फॉर्म कर चुका है, पॉजिटिव हैबिट्स, गुड हैबिट्स। अब वो उनका ना प्रैक्टिस शुरू कर देगा इस एज में। ये लेटर चाइल्डहुड कौन सी एज की बात हो रही है? हम 6 से 12 साल की उम्र की बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर बच्चे का मोरल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका होता है और वो काफ़ी डेवलप कर चुका होता है। बच्चे का गैंग एज भी बोलते हैं। गैंग एज मतलब यहाँ पर वो टीम बनानी शुरू करता है, कोऑपरेशन शुरू कर देता है, कोऑर्डिनेशन डेवलप होने लगता है उसका और वो इंडिपेंडेंटली अपने पेरेंट्स के बिना भी चीज़ों को बिहेव करना, एक्वायर करना, अंडरस्टैंड करना सीखने लग जाता है। एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बन जाता है, खुद से खाना खाने लगता है, खुद से बैठना सीख जाता है, वॉशरूम जाना सीख जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो चुका है, उसका मेमोराइजेशन बढ़ जाता है। अच्छा, बच्चा इसी एज में प्यूबर्टी की तरफ स्टेज पर एंटर कर रहा होता है क्योंकि ये 6 से 12 साल की उम्र है, 13 साल की उम्र, 14 साल की उम्र से हमारा प्यूबर्टी स्ट्राइक कर जाती है। अब एडोलसेंस की बात करें तो ये एक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चा फॉर्मली डेवलप हो चुका है। ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ। देखो जो मैंने मार्क करा हुआ है ना, ये इस पे क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ बच्चा जा रहा है, इसके सेक्सुअल जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, जैसे प्यूबर्टी जैसी हिट करेगा तो क्या होगा, उसके बियर्ड आनी शुरू हो जाएगी, फेशियल हेयर आएंगे मैन में, फीमेल में उनका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट शुरू हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी। ये सब क्या है, इंडिकेशन है कि आप अब अडोलसेंस में एंटर कर चुके हैं। अब दूसरी चीज़ है, फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। दो मेनली फैक्टर्स हमने डिफाइन करे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स से आए हैं बच्चे में, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट हम एक बच्चे को दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें डेवलपमेंट होगा और अफेक्ट भी होगा, इन्फ्लुएंस भी होगा। अच्छा देखो, मैंने यहाँ मेन चीज़ लिखी है कि हेरिडिटी क्या है, प्रोवाइड करती है पोटेंशियल, एक बच्चे को क्या पोटेंशियल होगा उसका, वो डिसाइड करती है। एनवायरनमेंट क्या करता है, अपॉर्चुनिटी डिसाइड करता है उस बच्चे के लिए। चलो अब समझते हैं कि वुडवर्थ ने क्या कहा है कि डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। यहाँ पर अगर दोनों का इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी है, सिर्फ जेनेटिक मेकअप से कुछ नहीं होने वाला है कि बच्चे को पेरेंट्स से बहुत अच्छे फेशियल फीचर्स मिल गए हैं तो वो लाइफ में थोड़ा बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, नहीं। उसके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है, वो सोशली मॉरली ज़्यादा अच्छे से इमोशनली अगर डेवलप करेगा तो उसको दोनों चीज़ों का बेनिफिट तभी मिल पाएगा और वो डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाएगा। अच्छा, इसी पॉइंट को देखते हुए अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ देखो एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ था जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था। यहाँ पे लिखा है ना, देखो, चेंजेस अकर्स ड्यू टू इलनेस टायर्डनेस एंड डू नॉट बी काउंटेड, और चेंजेस दैट इज मेटाबॉलिक चेंजेस टू बी काउंटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना देखो, हेरिडिटल चेंजेस और इन्वायरमेंटल चेंजेस दोनों जब इंक्लूड होंगे तो उन्हीं चेंजेस को हम इंक्लूड करके डेवलपमेंट कंसिडर कर रहे हैं। तो वो वाली चीज़ पर जब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये डेवलपमेंट है, क्या ये डेवलपमेंट है, तो आपको एलिमिनेशन करने में वहाँ पर हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं उस एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम फैक्टर्स पढ़ रहे थे, हाँ। तो फैक्टर्स में हम समझ चुके हैं कि हेरिडिटी का क्या असर पड़ेगा। अब हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी वो ट्रेड्स हैं, वो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिली है, यानी कि पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स से हम बच्चों को मिली हैं। जो हमारे फेशियल फीचर्स हैं, हमारे बाल, हमारी आंखों का कलर, हमारा स्किन कलर, हमारा बॉडी शेप, हमारा फेशियल फीचर्स, वो सब हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं। ये वही पॉइंट है जो मैंने इधर लिखा हुआ था कि अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। दूसरी चीज़ देखो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आया, ये पूरा एक पेज उसी से मैंने कंसोलिडेट कर दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ये रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। हमने पीछे पढ़ा था कि मेल से स्पर्म आता है, फीमेल से एग आता है, और दोनों ये फर्टिलाइज करते हैं और एक जाइगोट फॉर्म हो जाता है। जाइगोट एक सिंगल सेल है जो बाद में मल्टीप्लाई करेगा, डिफ्रेंशिएट कर कर मल्टी सेलुलर ह्यूमन बॉडी बना देगा। अब ये जो एन था, ये एन होता है क्रोमोसोमल सेट। क्रोमोसोमल सेट क्या है? क्रोमोसोम्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। कैसा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर? मतलब एक धागा है और उस पर तुम समझ लो मोती पिरो रखे हैं। तो वो जो मोती है ना, वो प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन, जिस पर डीएनए जो है वो रैप हो रखा है। डीएनए धागे की तरह उस पर रैप कर रखा है हमने। तो जो ये है, ये इससे क्रोमोसोम बन जाता है, एक धागे जैसा, एक मोतियों की माला जैसा दिख रहा है, उसको हम क्रोमोसोम कह रहे हैं। अब क्रोमोसोम हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एक्स जैसे दिखते हैं। तो वो जो पेयर में प्रेजेंट होंगे तो इसीलिए उन्हें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं, और वैसे 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। दूसरी चीज़, क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स सब में प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम ही डिफाइन करता है कि एक इंसान मेल होगा या फीमेल होगा। अगर जिसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा वो फीमेल होगी, जिसमें एक्स वाई होगा वो मेल होगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो स्पर्म है उसका एक्स और मदर का एक्स मिलकर एक्स एक्स बना रहा है, तो बेबी क्या होगा? गर्ल चाइल्ड बनेगा, मतलब उसका सेक्स फीमेल होगा। और अगर जो बच्चा है, अगर उसको फादर से वाई क्रोमोसोम मिल गया और मदर से एक्स, तो वो एक बॉय चाइल्ड बन रहा है। तो जो डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड टोटली करता है कि एक्स वाई पर, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर कौन से क्रोमोसोम किस टाइम पर आए हैं। तो ये जो और दूसरी चीज़ देखो, जो जेंडर है, जो मिथ रहता है कि मदर पे डिपेंड करता है कि गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड वाली जो बात होती है कि भाई जो जेंडर है वो डिपेंड करता है फादर पर, मदर पे डिपेंड नहीं करता है। मदर पे तो एक्स एक्स क्रोमोसोम ही था, फादर पे डिपेंड करता है कि बच्चा गर्ल होगा या बॉय होगा। ठीक है,
दूसरी चीज़ ट्विन्स। अब ट्विन्स किसे कहते हैं? जब 2 बच्चे एक साथ मदर के वूम्ब में डेवलप होते हैं और वो पैदा होते हैं तो उन्हें ट्विन्स कहते हैं। ट्विन्स 2 टाइप के हो सकते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स भी हो सकते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स भी हो सकते हैं। तो नॉन ट्विन्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ दी है, वो क्या है कि देखो अगर बच्चा जो ज़ाइगोट था वो मतलब फर्टिलाइज़ेशन होने के बाद ज़ाइगोट तुरंत स्प्लिट कर गया, तो उसका जीन तो वही है, डीएनए भी वही है, तो क्या होगा कि बच्चा आइडेंटिकल दिखेगा, सेम दिखेगा, उसका जेंडर भी सेम होगा दोनों बच्चों का, और जो प्लेसेंटा होगी वो सेम होगी जिसमें वो डेवलप हो रहे होंगे। अच्छा, अगर बहुत टाइम पहले ही बच्चा ज़ाइगोट डिवाइड कर गया था, तो जो प्लेसेंटा होगी ना वो डिफरेंट हो सकती है। क्वेश्चन देख लेना जो लिखा हुआ हो, वो यहाँ पे मैंने नोट्स में इधर लिखा हुआ है, वो ढंग से आप पॉज़ करके देख लेना। फ्रेटर्नल मतलब कि नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं, जो एक दूसरे से नहीं मैच कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 2 एग रिलीज़ हुए थे और 2 ही स्पर्म थे। उन्होंने फर्टिलाइज़ करा तो यानी कि 2 अलग-अलग ज़ाइगोट बने हैं और उनका डीएनए भी अलग-अलग होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि एक डीएनए दूसरे डीएनए से सेम हो रहा है। तो जब 2 डीएनए डिफरेंट होंगे तो जो उनके दिखने का बच्चे का जैसा बच्चा दिखना चाहिए, हो सकता है कि वो डिफरेंट दिखे, सेम भी दिख सकता है। जेंडर हो सकता है कि वो टोटली डिपेंड करेगा कि कौन-सा क्रोमोसोमल सेट उसके बॉडी में फॉर्म हुआ है। तो वो सेम भी क्रोमोसोम हो सकता है, मतलब दोनों बच्चे फीमेल भी पैदा हो सकते हैं या दोनों बच्चे मेल और फीमेल अलग-अलग भी पैदा हो सकते हैं। और प्लेसेंटा हमेशा डिफरेंट होती है। अब ये चीज़ याद कैसे करोगे? उसके लिए मैंने ये यहाँ पर नोट्स बना दिए हैं कि आइडेंटिकल ट्विन मोनोज़ाइगोटिक होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन डाइज़ाइगोटिक होते हैं, और ये वन ज़ाइगोट जो है वो स्प्लिट कर गया है जिसमें सेम डीएनए, सेम अपीयरेंस, सेम जेंडर, सेम प्लेसेंटा है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर दूसरी डाइज़ाइगोटिक के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। पेज को वो वीडियो को पॉज़ करो और रीड कर लो, ठीक है? ये देखो यहाँ भी लिख दिया कि बायोलॉजिकली आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं वो सेपरेट प्लेसेंटा में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम प्लेसेंटा ही होगी हमेशा। अब सेपरेट कब हो सकती है? जब ज़ाइगोट बहुत पहले डिवाइड कर गया था, ठीक है? अब हमने हेरिडिटी तो समझ लिया। अब समझते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसे बच्चे की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। देखो, पेरेंटिंग स्टाइल स्टाइल प्राइमरी जो एनवायरनमेंट है, अगर बच्चे को जो मिला है, उससे बच्चे पर बहुत ज़्यादा उसके सोशल, इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो क्या है, अगर पेरेंटिंग स्टाइल जो है उसका 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल होती है बेसिकली, तो उसका असर बच्चे पे पड़ता है। और 4 तरह की कौन-कौन सी है? अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव एंड नेग्लेक्टफुल। अब ये जो है ये बिल्कुल कीवर्ड्स हैं जो लास्ट में आप समराइज इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है? जैसे कि अथॉरिटेरियन में केयर बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, तो बच्चा क्या है, आइडियल पेरेंटिंग स्टाइल है ये जिसमें बच्चा डेवलप होगा। यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ट होता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी बिल्ट होती है। बच्चे को सही गलत की पहचान सिखा देते हैं माँ बाप, और उसके साथ में रूल्स भी बहुत क्लियर रूल सेट करते हैं और उसको बहुत कंट्रोल बना कर रखते हैं। तो ये एक अच्छा बैलेंस है केयर और कंट्रोल के बीच में, इसीलिए ये एक अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में केयर तो होती है पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। ये अमिताभ स्टाइल की पेरेंटिंग होती है जिसमें कभी खुशी कभी गम के जो अमिताभ बच्चन हैं कि प्रतिष्ठा, अनुशासन और वटेवर, तो वो टाइप की पेरेंटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा दी जा रही है, बच्चे को ओबिडेंट बनाने पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे हैं, मतलब हर वक्त उन पे ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। तो इसकी वजह से बच्चा डेवलप प्रॉपरली हो नहीं पाता क्योंकि एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत वर्स्ट हो रहा है उस पर। तो ये वर्स्ट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग होती है। अब दूसरी पेरेंटिंग कैसी है? जैसे परमिसिव पेरेंटिंग, जिसमें इंडल्जेंट है, माँ बाप बहुत ज़्यादा बच्चे से अटैच्ड हैं, केयर बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल बहुत कम है, माँ बाप उनके साथ में नो बोल ही नहीं पा रहे हैं बच्चे को। ये बागवान स्टाइल पेरेंटिंग है या फिर धृतराज स्टाइल पेरेंटिंग है। बागवान अगर आपको नहीं पता, आप जेंजी हैं, तो बागवान एक मूवी है, उसमें क्या होता है, माँ बाप बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को केयर देते हैं जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो कंट्रोल माँ बाप जो है वो बच्चे को ना नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो उसको समझा ही नहीं पा रहे हैं कि गलत सही क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, वो डरते हैं कि बच्चा कहीं नाराज़ ना हो जाए, वो रोए ना। तो इस चक्कर में कई बार क्या करते हैं, बच्चे को फ़ोन पकड़ा के चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि इतने हम अपना काम निपटा लेते हैं तो हाथ में फ़ोन पकड़ ले। पर वो ये नहीं जानते कि बच्चा उस फ़ोन की वजह से कितना ज़्यादा
इन्फ्लुएंस हो जाएगा और उस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव तो हो सकता है पर नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। अब नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा है? अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल, मतलब माँ बाप ध्यान ही नहीं दे रहे, केयर भी नहीं है और कंट्रोल भी नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा लो केयर और लो कंट्रोल होता है तो बच्चे जो होते हैं ना, वो ये वर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। बच्चे को कोई गाइडेंस नहीं दे रहे, कोई नर्चरिंग नहीं कर रहे, उस पर कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो बच्चे का जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है, बिहेवियरल नीड जो है वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो बच्चा जो है वो वर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से बहुत गलत तरीके से डेवलप होता है, उस पर बहुत बुरा इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, तो ये थी 10 मिनट सीरीज़ जो 30 मिनट की हो गई है। पर आई होप मैंने आपको ढंग से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी हो और कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की हो। आई डोंट थिंक कि डिटेल्ड वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो आई होप यही वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। और जब आप अपना अब सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे या टेस्ट सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले आप इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं, या एग्ज़ाम टाइम पर ये रिवीजन सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।